हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहलिया फंक्शन फैन फिक्शन। जितने लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों को मेरी नॉवेल्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। पहले तो मैं स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ बहुत लंबा वक्त गुजर गया है और शायद आप लोग स्टोरी भूल भी गए होंगे और न्यू कैरेक्टर्स हैं तो शायद आप लोग को वो कैरेक्टर्स याद भी नहीं होंगे कि उनका रोल क्या है इसमें स्टोरी में। तो आप सभी पहले इस स्टोरी के पहले के पार्ट्स को देख लीजिएगा, फिर आपको ये स्टोरी क्लियर हो जाएगी। एंड सॉरी इतना लंबा ब्रेक लेने के लिए। तो चलिए अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है द ड्रैगन्स मीट। चैप्टर 9 ब्रोकन सोल। पिछली बार में हमने देखा था कि विंग ने कहा था कि वो यहाँ से जाना चाहता है और वो वांग जी को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता है, पर ये सुनकर वांग जी ने विंग को मना कर दिया था कि वो यहाँ से नहीं जा सकता है। विंग ने सवाल किया था, पर क्यों? वांग जी ने कहा, क्योंकि तुम मेरे मेट हो। जैसे ही वांग जी ने ये कहा था, विंग ये सुनकर शॉक हो गया था। उसने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, हाँ, तुम मेरे मेट हो विंग। ये सुनते ही विंग शांत हो गया और वो वांग जी को देखने लगा। विंग ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैं आपका मेट कैसे हो सकता हूँ? वांग जी ने ये सुना और फिर उसने निमिंजे की तरफ देखा। निमिंजे ने नोट किया और वो वहाँ से चले गए और उसके पीछे पीछे सोंगलैन, वेंचिंग, लुलू, लिलिंग, मैम्या, वो सभी ही चले गए और वहाँ बस अब उस कमरे में वांग जी और विंग थे। वांग जी ने कहा, क्यों नहीं हो सकता विंग? विंग ने कहा, क्योंकि आप किंग हैं। वांग जी ने विंग को बहुत प्यार से देखते हुए कहा, क्या एक किंग किसी का मेट नहीं हो सकता? ये सुनकर विंग शांत हो गया। वांग जी ने कहा, विंग, क्या तुम्हें फील नहीं हुआ कि मैं तुम्हारा मेट हूँ? क्या मेरी मौजूदगी तुम्हें कुछ फील नहीं कराती? ये कहते हुए वांग जी विंग के पास आया और उसने विंग को देखा। उन दोनों के बीच बहुत कम फासला था, कह सकते हैं एक हाथ का फासला था, पर था वो। वांग जी विंग के और करीब आया। विंग थोड़ा पीछे जाने लगा। विंग को पीछे जाते हुए देखकर वांग जी वहीं ठहर गया और फिर उसने कहा, विंग। जैसे ही वांग जी ने ये कहा, वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ही वांग जी ने विंग को खींचा अपनी तरफ, विंग वांग जी के चेस्ट से जाकर टकरा गया था और फिर उसने अपने चेहरे को वांग जी की तरफ किया बहुत हैरानी से। हाँ, वांग जी ने विंग के उस डरे हुए चेहरे के ऊपर अपने हाथों को रखा और कहा, विंग, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा मेट हूँ, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे? ये कहते हुए वांग जी ने विंग के आंखों को देखा, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ये आंखें कितनी खूबसूरत है ना। इन आंखों को अपने करीब देखने के लिए मैं तरस गया था। कितनी गहराई है इनमें, कितने दर्द है। मैं चाहता था ये आंखें जब मुझे देखें उसमें प्यार हो सिर्फ मेरे लिए, पर आज जब इन आंखों को मैं देख रहा हूँ ना इतनी करीब से, तो इन आंखों में तो दर्द है। कुछ खोने का दर्द, अकेला पड़ जाने का दर्द, कुछ छूट जाने का दर्द। प्यार नहीं है इनमें, है तो बस दर्द और आंसू की परत। और इन आंसू को देखकर मुझे दर्द हो रहा है, न जाने क्यों। मैं जानता हूँ लोग मुझे हार्टलेस बोलते हैं, मेरे सीने में दिल नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, पर ये हार्टलेस पर्सन प्यार करता है उस शख्स से जो उसके बाहों में है और वो उसे देख रहा है और उसे सवाल कर रहा है। विंग बहुत हैरानी से वांग जी की तरफ देख रहा था और फिर उसने वांग जी के हाथ को देखा जो उसके चेहरे पर था और फिर उसने दोबारा से वांग जी की तरफ देखा। उसने कहा, किंग। वांग जी ने कहा, विंग, किंग नहीं, मेट। मैं तुम्हारा मेट हूँ, तुम्हारा अल्फा। जैसे ही वांग जी ने ये कहा, विंग ने अपनी अचानक से आंखें बंद कर ली। ये देखकर वांग जी हैरान हो गया। क्या उसने कुछ गलत कह दिया? क्या उसे इतनी जल्दी विंग को ये बात नहीं बतानी चाहिए थी? पर वांग जी ने जब देखा कि विंग ने अपनी दोबारा आंखें खोली, तो वो आंखें
सिल्वरिश ग्रे थी। ये देखकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसका ओमेगा है। पर वांग जी ने कुछ नहीं कहा। उसके हाथ अभी भी विंग के फेस पर था और उसका दूसरा हाथ विंग की कमर पे था और विंग अपनी सिल्वरिश ग्रे आइज से वांग जी को देख रहा था, जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। विंग उस वक्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, साथ ही क्यूट भी, क्योंकि वो जिस तरह से वांग जी के फेस को देख रहा था उससे वांग जी के फेस पर और स्माइल बढ़ती जा रही थी। विंग ने कहा, अल्फा। जैसे ही वांग जी ने सुना उसका दिल जैसे धक से कर गया था। ये वर्ड सुनने के लिए ना वांग जी के कान तरस गए थे। वांग जी ने कहा, ओमेगा, तुमने मुझे आखिरकार पहचान लिया। वांग जी के ड्रैगन ने वांग जी के ऊपर काबू कर लिया था और वो अपने ओमेगा को देख रहा था अपने गोल्डन आइज से बहुत इंटेंसली। उसने भी बहुत इंतज़ार किया है अपने ओमेगा का और आज उसका ओमेगा उसके बाहों में है, जिसे वो छू सकता है, महसूस कर सकता है उसके फेरोमोन्स को, और वो फेरोमोन्स उसे पागल कर रहे हैं। वो लेवेंडर और रोज़ के फेरोमोन्स जो बहुत खूबसूरत है। वांग जी के अल्फा ने कहा, यानी वांग जी के ड्रैगन ने कहा, क्योंकि वांग जी का अल्फा फॉर्म जो है वो एक ड्रैगन है, उसी तरह विंग का जो ओमेगा फॉर्म है वो एक सॉर्सरर है। विंग के ओमेगा ने कहा, क्यों नहीं पहचानूंगा अल्फा। वांग जी के ड्रैगन ने कहा, ओमेगा, तुमने बहुत इंतजार करवाया है मुझे। विंग ने कहा, माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम मेरे अल्फा हो। वांग जी ने कहा, क्या तुमने मुझे कभी महसूस नहीं किया? विंग के ओमेगा ने कहा, नहीं, मैंने कभी नहीं किया, पर आज कर सकता हूँ। वांग जी के ड्रैगन ने कहा, इसका मतलब है मेरा बर्थ अल्फा मार्क तुम्हारे ऊपर नहीं आया था, है ना? विंग ने कहा, पता नहीं, शायद। वांग जी के अल्फा ने विंग के फेस को अपने बहुत करीब लाते हुए उसके फेस पर अपने हाथों से रब करते हुए कहा, शायद नहीं मेरे ओमेगा, यही कारण है कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा था और मैं तुम्हें ढूंढने के लिए तड़प गया था। तुम्हें पता नहीं कितना तड़पा हूँ तुम्हारी याद में। तुम्हें उन झलकियों में मैं देख सकता था, पर तुम्हें मैं छू नहीं सकता था। आज कर सकता हूँ। क्या मैं तुम्हारा वो मार्क देख सकता हूँ? विंग के ओमेगा ने कहा, देख सकते हो? मैं भी देखूंगा। तब वांग जी के अल्फा ने हंसते हुए कहा, जरूर। विंग की ओमेगा की वॉइस जितनी ही चाइल्डिश थी, वांग जी की अल्फा की वॉइस उतनी ही डेंजरस थी, क्योंकि विंग की उम्र बहुत कम है वांग जी से, और वांग जी एक प्योर ब्लड डोमिनेटेड ड्रैगन है, तो ये तो होना ही था। और वो मार्क भी इसलिए विंग के ऊपर बहुत देर में आया था, क्योंकि विंग वांग जी से बहुत छोटा है। यही कारण था कि वांग जी अपने ओमेगा को महसूस नहीं कर पाया था जब वो खतरे में था। जैसा कि वांग जी के ओमेगा ने कहा था कि वो बर्थ मार्क देखना चाहता है जो उसका है उसके अल्फा के ऊपर। इसीलिए वांग जी ने अपने उन ब्लैक रॉयल रोब्स को खोलना शुरू किया धीरे धीरे, और वांग जी के रोब्स अब खुल चुके थे विंग के सामने, पर वो फ्रंट से खुले हुए थे। विंग के ओमेगा ने अपने हाथ को बढ़ाया और उसने वांग जी के रोब्स को साइड किया। उसने देखा वो मार्क जो बहुत खूबसूरत था, वो रेड और ब्लैक कलर का मार्क जो अब बन चुका था, पर वो अभी भी अधूरा था, क्योंकि ये पूरा तभी होगा जब विंग अपने अल्फा को अपना ओमेगा बाइट मार्क देगा, तब जाके ये मार्क पूरा होगा कहीं। विंग ने कहा, ये तो बहुत खूबसूरत है। वांग जी ने विंग के फेस को देखकर कहा, तुमसे ज़्यादा नहीं मेरे ओमेगा। ये सुनकर
विंग को ओमेगा ब्लश करने लगा। उसके दोनों चिक्स रेड हो गए थे और वो उस वक्त बहुत क्यूट लग रहा था और साथ ही खूबसूरत भी। वांग जी के लिए तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, जैसे वो कोई हेवनली ब्यूटी हो। वांग जी ने विंग के रोप्स को धीरे से खोला, पर पूरी तरीके से नहीं। वांग जी ने विंग के उन शोल्डर से उन रोप्स को हटाया और उसने विंग के उन खूबसूरत बालों को विंग के बैक पर कर दिया। और फिर उसने देखा विंग के शोल्डर की तरफ, जहां वो अल्फा मार्क होना चाहिए था, पर वो वहां था ही नहीं। ये देखकर वांग जी हैरान हो गया, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो विंग की तरफ, उसके शोल्डर की तरफ झुके जा रहा था। और फिर उसने देखा उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने उस मार्क को विंग के फ्रंट शोल्डर पे नहीं, बैक पर देखा। उसके कुछ ही अंश देखा कह लो, इसलिए उसने विंग को घुमा दिया। अब विंग का बैक था वांग जी के फेस की तरफ। उसने विंग के बालों को विंग के दूसरे शोल्डर पर किया। अब विंग का वो मार्क वांग जी के सामने था, जो बहुत खूबसूरत था। वांग जी ने कहा, ये मार्क बहुत खूबसूरत है मेट। विंग ने कहा, अल्फा तुम्हें पसंद आया? वांग जी ने कहा, क्यों नहीं आएगा। ये कहते हुए वांग जी ने विंग के उन मार्क पे हाथ फिराया और फिर उसने उस मार्क के ऊपर किस कर लिया, बहुत सॉफ्टली। जैसे ही वांग जी ने विंग के शोल्डर पर किस किया, विंग ने कहा, और वो वांग जी के ऊपर ही लीन हो गया, जैसे वो वांग जी के इस किस से ही मेल्ट हो गया हो। और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वांग जी के अल्फा ने कहा, ओमेगा। ये कहते हुए वांग जी के अल्फा ने विंग को अपने करीब और खींच लिया था, जैसे वो विंग को महसूस करना चाहता था। उसके हाथ विंग के कमर पर टाइट होते जा रहे थे और वो विंग के सेंटलैंड को इनहेल कर रहा था। उसने कहा, ओमेगा तुम्हारे फेरोमोन्स मुझे पागल कर रहे हैं। विंग फील कर सकता था वांग जी के उस टच को, वांग जी के उन सांसों को अपने नेक के पास, और वो फील कर सकता था वांग जी के उन सैंडलवुड फेरोमोन्स को, जो फील करते हुए ही विंग ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें दोबारा से ब्लैक हो गई। विंग होश में आ गया था और उसने ये कहते हुए वांग जी को खुद से दूर कर लिया और फिर वो पीछे मुड़ा। उसने वांग जी को देखा जिसकी आंखें गोल्डन में शाइन कर रही थी और उसके रोब्स फ्रंट से खुले हुए थे। ये देखकर विंग ने अपनी नजरें फेर ली और वो पीछे मुड़ा और फिर उसने खुद को देखा। उसने कहा, मुझे यहाँ से जाना होगा। ये कहते ही विंग अपने रोब्स को सही करते हुए वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगा, पर वांग जी के अल्फा ने विंग के हाथ को पकड़ लिया बहुत टाइटली। शायद विंग के अल्फा ने विंग के हाथ को इतना टाइट पकड़ा होगा ना कि विंग के उन वाइट स्किन के ऊपर वांग जी के वो हाथों के निशान तक छप गए होंगे। वांग जी ने विंग को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था और विंग दोबारा से वांग जी के चेस्ट से टकरा गया था और वो डरी हुई अपनी आंखों से वांग जी को देख रहा था। वांग जी के अल्फा ने विंग के फेस को अपने एक हाथ से पकड़ा और उसके फेस को अपनी तरफ लाते हुए कहा गुस्से में, ओमेगा तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? क्या मेरा छूना तुम्हें पसंद नहीं आया? चुप क्यों हो, बताओ मुझे। विंग ने कहा, मैं भी, हाँ, मैं भी। वांग जी के अल्फा ने कहा, मैं अभी क्या? ये कहते हुए वांग जी ने विंग के हाथों को और टाइटली पकड़ लिया। विंग ने कहा, प्लीज। वांग जी का अल्फा गुस्सा हो गया था। शायद उसे अपने ओमेगा का खुद से दूर जाना पसंद नहीं आया। वो डर गया था, शायद उसका ओमेगा उसे रिजेक्ट कर रहा है या उसका ओमेगा उसे पसंद नहीं करता। क्या उसकी ओमेगा की लाइफ में कोई और अल्फा है? ये सोचते ही वांग जी का अल्फा क्राउल करने लगा। ये देखकर विंग और भी ज्यादा डर गया और जब उसने वो वांग जी की गोल्डन डार्क आइज को देखा, विंग डर गया था और भी ज्यादा और वो कांपने लगा था। वांग जी के अल्फा ने कहा, मैंने कुछ पूछा है, बताओ मुझे। विंग ने कहा,
मैं ये कहते ही विंग के आंखों से आंसू की एक बूंद गिर गई। जैसे ही वांग जी के अल्फा ने विंग के उन आंसुओं को देखा ना, वांग जी ने अपने अल्फा के ऊपर दोबारा से कंट्रोल कर लिया था। उसने कहा विंग, और फिर उसने अपने उन हाथों को देखा जिन हाथों ने विंग के हाथों को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। ये देखकर वांग जी ने विंग के हाथों को छोड़ दिया और विंग वांग जी से दूर जाने लगा। वांग जी ने विंग के करीब आते हुए कहा, विंग विंग मेरी बात सुनो, आई एम सॉरी। ये कहते हुए वांग जी ने विंग के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी विंग, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं अपने अल्फा के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दो। विंग ने अपने आंसू भरी हुई आंखों से वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज मुझे आपको समय दे सकते हैं। मैं जानता हूँ आप मेरे अल्फा हैं, पर मैं इसके लिए तैयार नहीं। ये कहते ही विंग की आंखों से एक और बूंद आंसू क्यों गिर गए। जैसे ही विंग की आंखों से आंसू गिरे थे ना, वांग जी को अपने सीने में बहुत तेज दर्द हुआ था। वो ऐसा तो नहीं करना चाहता था ना, वो विंग को हर्ट नहीं करना चाहता था। जो उसने कर दिया, उसने विंग को हर्ट कर दिया, जो वांग जी को मार देने के लिए ही काफ़ी थे। उसने अपने ओमेगा को हर्ट किया, जिसे वो बहुत प्यार करता है, जो उसके लिए इस कल्टिवेशन वर्ल्ड की सबसे प्रीशियस चीज़ है, यह कह लो शख्स है, जिसे उसने हर्ट कर दिया। आज उसके वजह से ही आज इस शख्स के आंखों में आंसू हैं। ये देखकर वांग जी के आंखों में भी आंसू की एक परत सी आ गई थी, पर उसने विंग की नज़रों से अपनी नज़रें फेर ली और उसने विंग को छोड़ दिया। उसने कहा, माफ़ कर देना ओमेगा, माफ़ कर देना, अपने अल्फा को माफ़ कर देना। ये कहते ही वांग जी उस कमरे से चला गया था, विंग को अकेला छोड़कर, क्योंकि वांग जी खुद को संभाल नहीं पाया। वो खुद से ही गुस्सा है। वांग जी के वहाँ से जाते से ही मेम्या, लुलू और लिलिंग उस कमरे में आ गई थी और उन्होंने विंग को देखा, जो उस कमरे के बीचों बीच खड़ा हुआ था। उसकी हालत सही नहीं लग रही थी, उसके कपड़े बिखरे हुए थे और विंग वो अभी हुए इन बातों को सोच रहा था। उसके बाल खुले हुए थे, जो शायद वांग जी के अल्फा ने किया था। विंग को तो पता भी नहीं चला ये कब उसने किया। विंग इन्हीं सब बातों को सोच रहा था कि उसे एक आवाज़ आई, महारानी। विंग ने पीछे पलट के देखा तो वहाँ मेम्या, लुलू और लिलिंग थी। विंग ने कहा, हाँ। विंग अपने होश में आ गया था। मेम्या ने कहा, महारानी आप सही नहीं लग रही। ये कहते हुए मेम्या, लुलू और लिलिंग ने विंग को ग्रीट किया। विंग ने नोट किया। मेम्या ने कहा, महारानी, महाराज ने कहा है आपने खाना नहीं खाया है, महारानी प्लीज़ खाना खा लीजिए। विंग ने कहा, मुझे नहीं खाना। लुलू डर गई। लुलू ने कहा, महारानी आप प्लीज़ खाना खा लीजिए, वरना इसके लिए हमें सज़ा मिल सकती है। विंग ने उस दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से वांग जी गया था। उसने फिर लुलू की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है। यहाँ वांग जी अकेला ही उस झरने के पास खड़ा था, जिस झरने का पानी उस नदी में गिर रहा था, जो चांदनी रात में बहुत खूबसूरत लग रहा था और वांग जी के फेस के ऊपर वो चांद की रोशनी पड़ रही थी। देखा जा सकता था वांग जी के आंखों में वो गिल्ट, वो गुस्सा, वो देखा जा सकता था। वांग जी खुद पे गुस्सा है और साथ ही अपने अल्फा से भी, इसलिए उसने अपने अल्फा को ब्लॉक कर दिया है, पर उसका अल्फा बार बार उसके ऊपर काबू करने की कोशिश कर रहा है। क्यों ना करे वो, क्योंकि उसका ओमेगा उसके इतने करीब है, तो वो अपने ओमेगा के पास जाने की कोशिश तो ज़रूर करेगा ना। इसीलिए वो बार बार अब वांग जी के ऊपर काबू करने की कोशिश कर रहा है और वांग जी अपने अल्फा को अपने ऊपर काबू करने से रोक रहा है, जो उसके लिए बहुत मुश्किल है। और वांग जी अब नहीं चाहता है कि उसका अल्फा विंग को हर्ट करे। वांग जी अपने अल्फा को रोकने की कितनी भी कोशिश करे, पर क्या वांग जी सच में अपने अल्फा को रोक पाएगा जब विंग उसके इतना करीब है। वांग जी का अल्फा तो मरा जा रहा है विंग के लिए, और वांग जी ने उसने अपने हाथों को घायल कर लिया है और उन हाथों से फिर से ही खून बहता जा रहा है। पर वांग जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे कोई परवाह नहीं थी। इन हाथों ने ही विंग को
हर्ट किया है ना, इसलिए वांग जी ने अपने हाथों को चोट पहुंचाया है। और वांग जी अपने उन हाथों को और भी ज़्यादा चोट पहुंचा रहा है, उन हाथों को मुट्ठियों में बांधते हुए। जिन हाथों की मुट्ठियाँ बांधने से ही वांग जी के नाखून जो थे वांग जी के हाथों में धंसे जा रहे थे। एक शख्स ने वांग जी के बगल में आकर खड़े होते हुए कहा, अपने हाथों को इतना चोट मत पहुंचाइए महाराज कि ये चोट आपको ही दर्द पहुंचाए। ये सुनते ही वांग जी ने अपने बगल वाले शख्स को देखा तो उसने देखा वो इसके ग हैं। वांग जी ने कहा, ग आप यहाँ कब आए? लैंस चैन ने कहा, मैं यहाँ तब आया महाराज जब आप खुद को नुकसान पहुँचा रहे थे। वांग जी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। लैंस चैन ने कहा, महाराज लैंस क्लैन में झूठ नहीं बोलते। वांग जी ने कहा, मैंने झूठ नहीं बोला। लैंस चैन ने कहा, महाराज पर आपने सच भी तो नहीं बताया। वांग जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, आप मुझसे ये लैंग क्लैन के लीडर होने के नाते पूछ रहे हैं या मेरे भाई बनकर? लैंस चैन ये सुनकर सोच में पड़ गए। लैंस चैन ने कहा, महाराज मेरे लिए तो आप हमेशा महाराज ही रहेंगे। वांग जी ने कहा, उससे पहले आप मेरे भाई हैं। अगर आप मुझसे लैंग क्लैन के लीडर और मुझे महाराज देखते हुए पूछना चाहते हैं तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, और अगर आप मुझसे मेरे भाई होने के नाते पूछ रहे हैं तो मैं जवाब ज़रूर दूंगा। लैंस चैन ने कहा, इस लैंग क्लैन में हमेशा से ही रिश्ते बाद में आते हैं औहदे के, पर मेरी नज़रों में रिश्ते पहले आते हैं। मैं आपके भाई होने के नाते पूछ रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी ने उस चांद को देखते हुए कहा, ऐसा क्यों है? हम जिसे प्यार करते हैं हम उसे ही सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाते हैं, ऐसा क्यों है? लैंस चैन ने कहा, उस इंसान को प्रोटेक्ट करने के लिए, या हमें डर होता है कि वो इंसान हमसे दूर हो जाएगा इसलिए? वांग जी ने कहा, पर इससे ये तो बदल नहीं जाता ना कि हमने अपने प्यार को हर्ट किया है। लैंस चैन ने कहा, हाँ कुछ चीज़ें हम बदल नहीं सकते पर हम हालातों को सुधार ज़रूर सकते हैं। हर चीज़ के लिए वक्त चाहिए होता है। आपको भी महाराज वक्त देना होगा हालातों को सुधरने के लिए। कुछ देर के बाद वांग जी ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही से ही उसे वो स्वीट फेरोमोन्स फील हुए अपने ओमेगा के। पहले जब वो इन दरवाज़ों को खोलता था ना तो उसमें से उसकी ही खुशबू आती थी, पर अब उसकी ओमेगा की यहाँ मौजूदगी है जो हमेशा उसे बताती है इस कमरे में आने से पहले कि उसका ओमेगा उसके पास है। क्या हुआ? उनमें अभी फासले हैं पर वो है तो उसके ही पास। वांग जी उस कमरे में आया तो उसने टेबल पे देखा उस प्लेट को जिस प्लेट में बहुत सारा खाना बचा हुआ था। वांग जी समझ गया था शायद उसके ओमेगा को ये खाना पसंद नहीं आया या फिर विंग खाना नहीं खाना चाहता था। वांग जी उस टेबल के पास बढ़ा और वो बैठ गया। उसने एक स्पून उठाया, उसने उस स्पाइसी फूड को टेस्ट किया और फिर उसने उस स्पून को उस प्लेट में रखते हुए उसने विंग की तरफ देखा तो मेरे ओमेगा को ये खाना पसंद नहीं आया। ये कहते हुए वांग जी उस टेबल के पास से उठ गया और वो बेड की तरफ गया जहाँ विंग सोया हुआ था। वांग जी ने विंग के उस सोते हुए चेहरे को देखा जो बहुत मासूम लग रहा था। वांग जी देख सकता था विंग के उन पफी आइज को, उसकी नोज़ रेड थी। और फिर वांग जी की नज़रें विंग के उन हाथों पर गईं जहाँ वांग जी के हाथों की 5 उंगलियों के निशान थे। ये देखकर वांग जी ने अपनी मुट्ठियाँ बांध दी और उसके नाखून उसके ही हाथों में गड़े जा रहे थे। वांग जी के हाथों की नसें तक दिख रही थी। देखा जा सकता था महाराज बहुत गुस्से में है। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, जानता हूँ मैंने आज तुम्हें बहुत हर्ट किया है और साथ ही मैंने तुम्हें डरा भी दिया है, माफ़ कर दो मेघा। ये कहते हुए वांग जी उस बेड के बगल में जो बड़ा सा चेयर था जिसमें एक इंसान सो भी सकता है पर वो अनकंफर्टेबल होगा, वांग जी उस चेयर पर बैठ गया और वो विंग को देखने लगा। पता नहीं कब विंग को देखते देखते ही उसे नींद आ गई।
घड़ी में 3 बजे होंगे। विंग की नींद खुल गई। उसने खिड़की से बाहर देखा तो चांद आसमान में चमक रहा था। शायद आज चांदनी रात है। विंग उस बेड पर सोई हुई ही उस चांद को देखने लगा और अपने फैमिली के साथ वो खूबसूरत पल को याद करने लगा। विंग की आंखों से एक बूंद आंसू गिर गए। उसे याद आ रही है अपने मॉम की, उसे याद आ रही है अपने डैड की, उसे याद आ रही है अपने ग की, जिसे वो हर वक्त परेशान करता रहता है। और मैडम यू से वो अपने ग को डांट खिला देता है और उसके ग हंसते हुए ही वो सारे पनिशमेंट ले लेते हैं सिर्फ उसके लिए, उसे खुश करने के लिए, क्योंकि उसका उससे बहुत प्यार करते थे ना। विंग ने कहा आपका आप मुझसे बहुत प्यार करते थे और आप मेरे ही सामने उसने आपको मार दिया। मैं कुछ नहीं कर पाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाया। आप सब मुझे छोड़ के चले गए इस दुनिया में अकेला। आई मिस यू। ये कहते हुए विंग ने उस चांद से नजरें हटाकर करवटें बदल ली और उसने सामने की तरफ देखा तो उस चेयर पर किंग सोए हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं। जैसे ही विंग ने किंग को देखा वो उठकर झटके से बैठ गया और उसने उस ब्लैंकेट को अपने सीने से लगा लिया था और वो किंग लैन वांगजी को देखने लगा अपनी आंसू भरी हुई आंखों से। विंग के बाल उसके फेस पर आ रहे थे। चांद की रोशनी में देखा जा सकता था वांगजी को सोता हुआ। विंग क्लियरली वांगजी के फेस को देख सकता था। विंग वांगजी को देखते रहा और फिर वो धीरे धीरे उस ब्लैंकेट को अपने सीने से लगाए हुए ही उस बेड पर लेट गया। वांगजी को देखते हुए ही विंग ने कहा, महाराज आप जो मुझसे चाहते हैं शायद मैं आपको वो ना दे पाऊँ। मैं जानता हूँ अब आप मेरे मेट हो। आज से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा कोई मेट होगा। मुझे फील भी कैसे हुआ था क्योंकि मेरा मार्क कभी है ही नहीं मेरे ऊपर ना। पर आप मुझसे जो चाहते हो ना वो शायद मैं आपको नहीं दे पाऊँ। मैं ये नहीं कर सकता। मैं एक ब्रोकन सोल हूँ जो आपको डिजर्व नहीं करता। मुझसे बेहतर आपको डिजर्व करता है कोई। मेरे पास कुछ भी नहीं, ना ही फैमिली और ना ही क्लैन, कुछ भी नहीं है मेरे पास। पता नहीं कितने देर तक विंग वांगजी को अपनी आंसू भरी हुई आंखों से देखते रहा, पर देखते ही देखते सुबह भी हो चुकी थी और लैन क्लैन के शाही किचन में हड़कंप मचा हुआ था। तुम ये क्या कर रही हो? इतना सारा चिली हमारे महारानी के खाने में डाल रही हो? रुको रुको रुको, क्या कर रही हो तुम? अरे मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे महारानी के लिए खाना बनाना है और तुम सब मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। लुलू ने कहा, अरे रुको रुको रुको। तुम फिर से एक मेड जो काफी मोटी सी थी और क्यूट थी, उसने अपने बालों के बन बनाए हुए थे और एप्रन पहन रखा था। उसने कहा, तुम मुझे परेशान मत करो, देखो मुझे महारानी के लिए खाना बनाना है और उन्हें इम्प्रेस करना है। तो लुलू ने कहा, तो उसको क्या, तुम हमारे महारानी को इतना सारा चिली, इतना सारा ऑयल वाला खाना खिलाकर मारना चाहती हो क्या? लिलिंग ने कहा, हाँ तुमने सही कहा लुलू, इतना सारा चिली और ऑयल एक खाने में? हाँ, ये तो पूरा लैंड क्लैन के साल भर के चिली इसको तुमने एक ही बार में एक ही खाने में डाल दिया है। हमारी क्वीन को कुछ हुआ ना, देख लेना तुम्हें जिंदा गाड़ दिया जाएगा। एक तो हमारे किंग को इतने सालों बाद हमारी क्वीन मिली और तुम ऐसा खाना उन्हें खिलाना चाहती हो। उस मेड ने कहा, हेलो मुझे पता है कैसे खाना बनाया जाता है, ये स्पाइसी फूड तुम लोगों को पता नहीं कुछ। तुम लैंड क्लैन वाले हो, वही सिंपल बोरिंग फाइल फूड खाते रहते हो सुबह शाम, जिसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता। और मैं हूँ सेरेटॉन की वन ऑफ द बेस्ट यिन की शेफ, जिसका खाना खाने के लिए दूर दूर तक लोग आते खाने। और आज मैं महारानी के लिए सबसे बेस्ट खाना बना के ले जाऊंगी, देखना तुम महारानी खुश हो जाएंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। और हाँ शांत रहो, डिस्टर्ब मत करो मुझे। ये सुनकर लुलू ने कहा, रुको रुको, मैं अभी रॉयल गार्ड वेंचिंग को बुलाती हूँ, वो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम हमारी बातों को सुन नहीं रही हो। चिंशी ने कहा, जाओ जिसे बुलाना है बुलाओ। लुलू ने कहा, रुको मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। ये कहते हुए लुलू रॉयल गार्ड वेंचिंग करते करते वेंचिंग के कमरे में जाके घुस गई। उसने कहा, रॉयल गार्ड वेंचिंग आप यहाँ हैं? वेंचिंग ने कहा, क्या हुआ लुलू? लुलू ने कहा, गजब हो गया रॉयल गार्ड वेंचिंग, वो जो नई मेड आई है ना, उसका नाम क्या है? चिंशेई ने
ढेर सारे स्पाइसेस, चिली और ऑयल्स हमारे महारानी के खाने में डाल दिया है और वो किसी की बात नहीं सुन रही है। वो सब पर ऑर्डर चला दी जा रही है और हमारे रॉयल्स कुक्स को किचन से बाहर निकाल दिया है और वो किसी को भी महारानी का खाना नहीं छूने दे रही है। वो अकेले पता नहीं क्या क्या कर और वही खाना वो महारानी को सर्व करने जा रही है। रॉयल गार्ड कुछ करिए वरना हमारी महारानी को कुछ हो जाएगा। तो इतना सारा स्पाइसेस। वंचिंग ने कहा क्या? लुलू ने कहा हाँ जल्दी कीजिए वरना वो लेके चले जाएगी महारानी के लिए खाना। चलिए। यहाँ उस मेड ने जिसका नाम चिंशी है, उसने एक बड़ी सी प्लेट में सारा खाना रख लिया था और वो बहुत खुश होते हुए उस बड़े से प्लेट को लेके किचन से बाहर जाने लगी थी। उस किचन के डोर को अपने दोनों हाथों से लिलिंग ने बंद कर दिया और कहा तुम यहाँ से नहीं जा सकती मोटी औरत। ये सुनकर चिंसी गुस्से में आ गई थी। उसने कहा क्या? तुमने मोटी किसे कहा? लिलिंग ने कहा तुम्हें कहा मैंने। और तुम ये खाना महारानी के लिए लेके नहीं जा सकती हो। वो बीमार हो जाएंगे, उनका तबीयत खराब हो जाएगा। तभी वेंचिंग वहाँ पर आ गई। वेंचिंग ने कहा लिलिंग हटो सामने से। लिलिंग ने वेंचिंग को वो करते हुए कहा रॉयल गार्ड वेंचिंग। वेंचिंग ने नोट किया। उस मेड ने कहा रॉयल गार्ड वेंचिंग तो आप ही हैं महारानी की रॉयल पर्सनल गार्ड। वेंचिंग ने कहा इस बात को छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ तुम महारानी के लिए ये खाना लेके जा रही हो? चिंसी ने कहा हाँ बिल्कुल मैं यही खाना लेके जा रही हूँ महारानी के लिए। महारानी को ये खाना बहुत पसंद आएगा और देखिए ये सब मुझे रोक रही है। वेंचिंग ने कहा आप ये खाना नहीं ले जा सकती महारानी के लिए। चिंसी ने कहा क्यों मैं नहीं ले जा सकती? वेंचिंग ने कहा मैंने मना किया है इसलिए। चिंसी ने कहा मैं तो जरूर लेके जाऊंगी। वेंचिंग ने अपनी तलवार को निकालते हुए और चिंसी के गले पर रखते हुए कहा अपने डार्क वॉइस में हमारी महारानी को कुछ हुआ तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगी मैं। ये खाना नहीं ले जा सकती तुम। चिंसी ने उस खाने को साइड में रखते हुए कहा देखो पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं कोई आम ओमेगा नहीं हूँ, ठीक है? और वैसे भी मुझे महाराज ने खुद महारानी के लिए खाना बनाने के लिए कहा था जैसा उन्हें पसंद है, स्पाइसी फूड। तो आप मुझे रोक कर महाराज के खिलाफ जा रही हैं। ये सुनते ही वेंचिंग शॉक। उसने कहा क्या? तभी वहाँ नीमिंजे ने कहा क्या हो रहा है यहाँ? सभी ने उस तरफ देखा। वेंचिंग ने कहा मिस्टर नीये ने अंदर आते हुए कहा मुझे पता चला यहाँ पे बहस हो रही है किस बात पे। और रॉयल गार्ड वेंचिंग ये आप क्या कर रही हैं? मिस चिंसी के ऊपर से अपनी तलवार हटाइए। ये सुनते ही वेंचिंग ने कहा पर ये महारानी के लिए स्पाइसी? हाँ वो सही कह रही है, महाराज ने ही अपॉइंट किया है महारानी के लिए खाना बनाने के लिए और चिंसी ही महारानी के लिए अब से पूरा खाना बनाएगी। ये सुनकर चिंसी ने कहा देखा मैंने कहा था। ये कहते हुए चिंसी ने वेंचिंग के तलवार को अपने गले से हटा दिया और कहा देखो तुम लैंड प्लान वाले हो तो तुम्हें नहीं पता कि कितना एक नॉर्मल इंसान स्पाइस खाता है। वेंचिंग ने कहा इतना सारा स्पाइस एक इंसान नहीं खा सकता, ये बहुत ओवर स्पाइसेस एंड ऑयल है, देख के ही इस खाने को लग रहा है। चिंसी ने कहा नहीं डार्लिंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक नॉर्मल पर्सन इतना ही स्पाइस खाता है और जैसा कि महाराज ने हमें बताया था कि महारानी कुछ ज़्यादा स्पाइस खाती है तो उन्हीं के टेस्ट के हिसाब से है। डोंट वरी डार्लिंग। वेंचिंग ने कहा चलो मैं भी देखती हूँ अगर महारानी को कुछ हुआ पहली गर्दन मैं तुम्हारी काटूंगी। चिंसी ने कहा ऑफ कोर्स पर उसकी नौबत नहीं आएगी, हटो सामने से। लूनू ने मुंह खोल कर चिंसी को देखते हुए कहा देखो तो जरा ये मोटी औरत कितना घमंड दिखाती है, कितने घमंड है इसमें। मैं भी तो देखो कितना अच्छा खाना बनाया है इसने, इतने जो टिंगे हाके जा रही है। रॉयल पैलेस चिंसी विंग आईने के सामने बैठा हुआ था। मेम्या ने कहा महारानी मैं आपके बाल बना देती हूँ। ये कहकर मेम्या विंग के बालों को छूने ही वाली थी कि विंग ने अपने बालों को आगे की तरफ कर लिया और कहा नहीं ये मैं कर सकता हूँ। विंग ने ये कहकर उस कॉम्ब को उठाया जो आईने के पास रखा हुआ था और वो अपने बालों को झाड़ने ही जा रहा था कि उसने उस आईने में से किंग लैन वांगजी को अंदर आते हुए देखा। उनकी वो गोल्डन आइज उसे ही देख रही थी। विंग ने कहा विंग की बॉडी में जैसे शिवर सा दौड़ गया था किंग लैन वांगजी की आंखों को देखकर। किंग लैन वांगजी की आंखों में कुछ अलग सा था, बहुत अलग, जो विंग को झंझोड़ रही थी। न जाने क्यों वो बैड वे में नहीं था, विंग जानता है, पर वो नजरें यहाँ जैसे ही मेम्या ने किंग लैन वांगजी को देखा उसने किंग लैन वांगजी को बो किया और कहा महाराज, और ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अब उस कमरे में बस किंग लैन वांगजी और विंग था।
किंग लैनवांग जी अपने धीमी धीमी कदमों से विंग के पास बढ़ रहे थे। जैसे जैसे किंग लैनवांग जी विंग के पास बढ़ रहे थे, विंग की हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी, पर उन दोनों की आई कांटेक्ट अभी तक टूटे भी नहीं थे। किंग लैनवांग जी विंग के पीछे खड़े हो गए और विंग अपने उन ब्यूटीफुल आइज से अभी भी किंग लैनवांग जी को देख रहा था, और किंग लैनवांग जी भी उस आईने के जरिए विंग को देख रहे थे। किंग लैनवांग जी ने अपने हाथों को धीरे से बढ़ाया और विंग ने जो अपने बालों को आगे कर लिया था, उन्होंने उन बालों को पीछे की तरफ कर दिया और विंग के हाथों से वो कॉम्ब लेकर वो विंग के खूबसूरत से बालों को बनाने लगे थे। विंग अभी भी किंग लैनवांग जी को देखे जा रहा था। ये अल्फा उसकी इतनी परवाह क्यों करता है? आखिर क्यों? माना कि हम दोनों मेट हैं, पर हम दोनों को मिले हुए तो बस एक ही दिन हुआ है, फिर क्यों महाराज मेरी इतनी परवाह क्यों करते हैं? जैसे वो मुझे सालों से जानते हुए आए हैं। उनके आंखों में ये विंग ये सब सोच रहा था, लेकिन वो वांग जी के आंखों में जो इमोशंस थे वो उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। जिस तरह से किंग लैनवांग जी उसे देखते वो नहीं बता सकता है उन आंखों में क्या है। कह ही नहीं सकता वो आंखें इस तरह विंग को देखती है। वांग जी ने विंग के आंखों में देखते हुए ही कहा, तुम्हें पसंद नहीं ना कोई तुम्हारे बालों को छुए, तुम्हारे मॉम के अलावा? पर अपने मॉम का जिक्र होते ही विंग के आंखों में ढेर सारे इमोशंस देखे जा सकते थे, जो किंग लैनवांग जी भी देख रहे थे। तभी डोर पे नॉक हुआ। मैम्या ने कहा, महाराज खाना लग चुका है। जैसे ही मैम्या ने ये कहा, उन दोनों के ही आई कांटेक्ट एक दूसरे से टूट गए थे। विंग ने अपनी नजरें नीचे कर ली थी और वांग जी ने पीछे पलट कर देखा था। किंग लैनवांग जी ने कहा, हमें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए विंग। ये सुनकर विंग ने नोट किया। और अब किंग लैनवांग जी और विंग उस टेबल पर एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे और उन दोनों के ही सामने बहुत ढेर सारा खाना लगा हुआ था, जिसमें से कुछ रॉयल्स फूड थे तो कुछ बहुत ही स्पाइसेस फूड थे। देख के ही लग रहा था। और यहाँ लुलु इशारा कर रही थी मैम्या को, नहीं 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 नहीं, महारानी को वो खाना मत खाने दीजिए। चिंशी ने कहा, तुम शांत रहो, पहले महारानी को टेस्ट तो करने दो। लिनलिंग ने कहा, मैम्या महारानी को रोको, महाराज से कहो। और यहाँ ये इशारों वाली बात मैम्या को सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो उन दोनों से थोड़ा दूर खड़ी थी ना, और उसे समझ में नहीं आ रहा था ये दोनों कर क्या रही हैं, कह क्या रही हैं आखिरकार। पर अचानक से लुलु को कोई ग्लेयर फील हुए तो उसने सामने की तरफ देखा, जहाँ निमिंजे लुलु और लिलिंग को घूर रहे थे। लिलिंग ने कहा, सॉरी अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ये देखकर चिंशी ने लुलु को एक स्माइल पास किया। लिलिंग को तो गुस्सा आ गया था, ये मोटी औरत है ना, अपने को बहुत बन रही है, महारानी से पॉइंट जो किया है। लुलु को बहुत गुस्सा आ रहा था इस चिंशी के ऊपर। उन दोनों में जैसे आंखों ही आंखों में जैसे कोई वॉर चल रही थी। पर यहाँ मैम्या किंग और क्वीन को एक साथ देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि किंग लैनवांग जी अपने क्वीन के लिए खाना खुद उनके प्लेट में सर्व कर रहे थे। जो किंग लैनवांग जी ने कहा, क्वीन खाना खाओ। विंग ने कहा, किंग लैनवांग जी खुद खाना तो नहीं खा रहे थे, पर वो विंग को खाना खाते हुए देख रहे थे। विंग ने जैसे ही एक स्पून उठाया, सभी की नजरें विंग की तरफ चली गई थी, क्योंकि अगर महारानी को ये खाना पसंद नहीं आया तो ये क्यूट सी जो मोटी सी ओमेगा है ना गई। विंग ने उस स्पून में कुछ फूड्स को लिया और उसने उस फूड को खाया। पहला बाइट लेते से ही विंग के फेस पर एक स्माइल आ गई, छोटी सी ही थी, पर वो थी जो देखकर किंग लैनवांग जी बहुत खुश हो गए थे, बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि इतने वक्त के बाद उन्होंने अपने ओमेगा की वो खूबसूरत सी स्माइल देखी थी। माना कि बहुत छोटी सी थी, पर वो थी ना जो किंग लैनवांग जी के दिल को सुकून पहुंचाने के लिए ही काफ़ी था। किंग लैनवांग जी ने निमिंजे की तरफ देखा। निमिंजे किंग लैनवांग जी के थोड़े पास है। किंग लैनवांग जी ने कहा, रॉयल शेफ को 500 सोने की मुद्राएं दी जाए। निमिंजे ने नोट किया, वो समझ गए थे कि नहीं देना है। ये सुनकर चिंसी हवा में जैसे उड़ गई थी, उसके पंख लग गए थे, क्योंकि महारानी को ये खाना पसंद आया और महाराज ने 500 सोने की मुद्राएं यानी गोल्ड कॉइन्स। ओह माय गॉड,
जिनसे कि तो बत्ती सी दिख रही थी और वो अपनी बत्ती सी को दिखाते हुए लुलू को देख रही थी। लुलू ने अपने आइस को रोल किया। जिनसी ने कहा, वैसे तुम कुछ ले सकती हो। लुलू ने कहा, मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी तुम इतने खुश मत हो, तुम रॉयल कुक हो तो क्या हुआ, मैं भी महारानी की रॉयल पर्सनल मेड हूँ। ये ओहदा सबको थोड़ी ना मिलता है। लुलू ने सही कहा, ये ओहदे सबको नहीं मिलते, किस्मत वालों को ही ये ओहदे मिलते हैं, क्योंकि ये ओहदा बहुत बड़ा है। किंग लैन वांगजी और महारानी ने अपना खाना ख़त्म ही किया था कि रॉयल गार्ड सोंगलैंग ने दरवाजे को नॉक किया। वो अंदर नहीं आए थे क्योंकि अब इस कमरे में महारानी है, तो ऐसे ही कोई भी महाराज के शाही कक्ष में आ नहीं सकता है। सोंगलैंग ने कहा, सूचना देनी है। ये सुनकर निमिंजे वहाँ पर गए। सोंगलैंग ने कहा, क्लैन के लीडर और रॉयल एडवाइज़र आए हैं, वो महाराज से और महारानी से मिलना चाहते हैं। निमिंजे ने नोट किया और उन्होंने ये सूचना जाकर महाराज को बताया। वांगजी ने खड़े होते हुए कहा, अंदर बुलाओ उन्हें। निमिंजे वहाँ से चले गए थे। किंग लैन वांगजी अपने हाथों को पीछे की तरफ बांधकर उस कमरे के बीचों बीच खड़े हुए थे और विंग उस बेड पर बैठा हुआ था। तभी रॉयल एडवाइज़र और लैंटर्न के लीडर अंदर आए। उन दोनों ने ही महाराज को बोक किया और कहा, महाराज, महारानी। ये सुनकर विंग ने अपनी नज़रें ऊपर उठाई और उन्होंने लैन कुरैन और लैन सिचैन को देखा। ये देखकर विंग उस बेड से उठ गया था। लैन सिचैन और लैन कुरैन ने किंग और क्वीन को बोक कर लिया था और उन्होंने अपनी नज़रें उठाई तो जो उन्होंने देखा वो देखकर वो शॉक हो गए थे और वो शॉकिंगली महारानी को देख रहे थे। महारानी सच में बहुत खूबसूरत है, जैसा कि उन्होंने सुना था महारानी के पर्सनल मेट से, क्योंकि अभी तक लैन कुरैन और लैन सिचैन ने विंग का चेहरा ही नहीं देखा था। उनकी नज़रें हमेशा नीचे रहती थी महारानी के सामने, और आज उन्होंने महारानी का चेहरा देखा है। वो सच में बहुत खूबसूरत है, जैसे कोई चित्रकार ने अपनी कल्पना में एक खूबसूरत से शख्स को उस कैनवास पर उतारा हो। वो खूबसूरती ही इतनी थी महारानी की, जिनसे उन दोनों की ही नज़रें हटी नहीं रही थी। महारानी बहुत खूबसूरत है, शायद इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के सभी ओमेगास में से सबसे खूबसूरत होंगी महारानी। उनकी खूबसूरती को बयां नहीं किया जा सकता है। किंग लैन वांगजी ने पीछे पलटकर देखा और कहा, क्वीन, ये मेरे अंकल और ब्रदर हैं। ये सुनकर विंग आगे आया और उसने लैन कुरैन और लैन सिचैन को 90 डिग्री बो किया। ये देखकर सभी शॉक। लैन सिचैन और लैन कुरैन जो विंग को ही देख रहे थे, उन्हें अचानक से होश आया। लैन कुरैन अबे घुटनों पर बैठ गए विंग के सामने और लैन सिचैन भी। लैन कुरैन ने कहा, महारानी, आप हमें बो नहीं कर सकती हैं, आपका ओहदा हमसे कहीं बड़ा है। ये देखकर तो विंग शॉक हो गया था। उसने अपने घुटनों पर बैठते हुए कहा, माफ़ कर दीजिएगा अंकल। ये सुनते ही लैन कुरैन शॉक, और उससे भी ज़्यादा वो इसलिए शॉक हुए थे कि महारानी अपने घुटनों पर बैठी थी। जैसे ही महारानी अपने घुटनों पर बैठी थी, वहाँ पे जितने भी गार्ड्स मेट्स थी वो सभी अपने घुटनों पर बैठ गए थे, क्योंकि महारानी अपने घुटनों पर है। ये नहीं होना चाहिए। लैन कुरैन ने कहा, महारानी आप। लैन सिचैन ने कहा, महारानी आप इस तरह घुटने पर नहीं बैठ सकती हैं, ये लैन क्लैन के रूल्स के खिलाफ है। विंग ने अपने घुटनों पर बैठे हुए ही दोबारा से लैन सिचैन और लैन क्लैन को बो करते हुए कहा, अंकल, हो सकता है ये रूल होगा लैन क्लैन का, पर मेरी मॉम कहती थी रिश्ते ओहदे से बड़े होते हैं। ये सुनकर लैन सिचैन ने शॉकिंगली किंग लैन वांगजी की तरफ देखा, क्योंकि ये लाइन तो हमेशा किंग लैन वांगजी कहते हुए आए हैं और आज महारानी कह रही। विंग ने आगे कहा, बड़ों के सामने झुकना बुरी बात नहीं, पर बड़े आपके सामने झुके ये बुरी बात होती है। चाहे ओहदा कितना भी बड़ा हो, उस ओहदे से हम कितने भी बड़े बन जाए, पर अपने बड़ों के सामने ही हम हमेशा छोटे रहेंगे और हमारे बड़े हमारे सामने झुकें। ये मेरे लिए दुख की बात है, क्योंकि मुझे इससे हमेशा ही हर वक्त लगेगा कि मैं यहाँ अकेला हूँ। ये कहकर विंग ने एक छोटी सी स्माइल की। लैन कुरैन ने विंग को देखा। सच में महारानी शायद इस दुनिया की सबसे
इनोसेंट प्योर सोल होंगी। इसीलिए तो शायद महाराज महारानी से इतना प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ तो ओहदा मिलते ही लोगों के रंग बदल जाते हैं, पर महारानी के लिए तो जैसे ये ओहदा कुछ भी नहीं। लैंड कुरैन ने फिर कहा विंग से, ठीक है महारानी, हम आपके सामने झुकेंगे नहीं, पर आपको भी इस तरह किसी के सामने झुकना नहीं होगा, क्योंकि आपका ओहदा यहाँ बहुत बड़ा है और ये एक जिम्मेदारी है। मुझे यकीन है आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगी, पर आपको अब खड़े हो जाना चाहिए। ये सुनकर विंग खड़ा हो गया और लैंड कुरैन और लैंसी चैन भी अपनी जगह पर खड़े हो गए। लैंड कुरैन ने कहा, आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगी। विंग ये सुनकर कंफ्यूज हो गया था, इसका मतलब क्या है और यहाँ विंग को सब महारानी बोल क्यों रहे हैं, ये विंग को समझ में नहीं आ रहा था। हो सकता है विंग ने सोचा शायद वो किंग लैन वांग जी का मेट है इसलिए, पर लैंड कुरैन का मतलब क्या था विंग समझ नहीं पाया। यहाँ किंग लैन वांग जी ये सब होते हुए देख रहे थे, वो कुछ कह नहीं रहे थे। उन्हें पता है उनका ओमेगा बहुत ही इनोसेंट है और उसका हार्ट बहुत प्योर है। वो शायद जानते थे अगर लैंड कुरैन ने विंग को वो किया तो विंग क्या करेगा। वो जानता है अपने ओमेगा को, शायद जितना विंग खुद को नहीं जानता ना, उससे ज़्यादा किंग लैन वांग जी विंग को जानते हैं। इसीलिए तो बिना कुछ कहे विंग के किंग लैन वांग जी समझ जा रहे हैं उनके ओमेगा की इमोशंस क्या हैं, वो किस समय क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। लैंड कुरैन ने कहा, महाराज। ये सुनते ही किंग लैन वांग जी की नज़रें अपनी क्वीन से हटकर लैंड कुरैन की तरफ चली गई थी। लैंड कुरैन ने कहा, महाराज फुल मून नाइट आने वाला है। ये सुनते ही निमिंजे ने सभी को उस कमरे से बाहर भेज दिया और वो खुद भी उस कमरे में से बाहर चले गए थे, क्योंकि ये अब बहुत सीरियस बात चल रही थी। वो दरवाज़ा बंद हो चुका था, वहाँ अब बस उस कमरे में लैंसी चैन, लैंड कुरैन, किंग लैन वांग जी और क्वीन विंग थे। फुल मून नाइट का नाम सुनते ही किंग लैन वांग जी की मुट्ठियाँ बन गई। वो समझ गए थे लैंड कुरैन अब क्या बोलने वाले हैं। लैंड कुरैन ने कहा, फुल मून नाइट किंग 2 दिन बाद है और आप तो जानते ही हैं एक किंग और क्वीन के शादी के लिए सबसे पवित्र दिन होता है। किस्मत वालों को ही फुल मून नाइट नसीब होता है और वो है 2 दिन के बाद आप दोनों को रिश्ते में बंधना होगा। ये शादी होना ज़रूरी है। इस लैंड एम्पायर के लिए हम कितने ही सालों से इंतज़ार कर रहे थे, हमारे क्वीन और किंग का एक होने का, और वो अब दिन आ गया है। किंग लैन वांग जी ने कहा, मैं जानता हूँ ये ज़रूरी है, पर लैंड कुरैन ने कहा, महाराज माफ़ कर दीजिएगा, आपकी बात को बीच में काट रहा हूँ, पर अगर ये शादी इस फुल मून नाइट को नहीं हुआ ना, तो दोबारा फुल मून नाइट आने में 10 साल लग जाएंगे और एक किंग और क्वीन की शादी तो फुल मून नाइट को ही होती है। महाराज आपको शादी करना होगा फुल मून नाइट को ही, और हमारे इस लैंड को हमारी क्वीन देना होगा, जिनका हम कई वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं। ये कहकर लैंड कुरैन ने विंग की तरफ देखा, जो कि शादी नाम सुनकर ही फ्रीज हो गया था। जैसे उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नज़र नहीं आ रहे थे, वो जैसे एक पुतला बन गया था। लैंड कुरैन देख सकते थे, वो जानते हैं महारानी के लिए ये बहुत मुश्किल है, इतनी जल्दी शादी, पर और कोई रास्ता नहीं है। लैंड कुरैन ने ये अपने मन में सोचा और फिर उन्होंने किंग लैन वांग जी की तरफ देखा और कहा, किंग लैन वांग जी ने अपने मुट्ठियों को टाइटली बांधते हुए और एक स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहा, ठीक है, शादी की तैयारियां करवाइए। ये सुनकर लैंड कुरैन और लैंसी चैन ने नोट किया, वो दोनों बहुत खुश हो गए थे। इसी दिन का तो पूरा लैंड एम्पायर न जाने कब से इंतज़ार कर रहा था। वो जो गद्दी खाली थी क्वीन की, आखिरकार अब उस गद्दी पर क्वीन विराजमान होंगी, जैसा कि किंग लैन वांग जी का आदेश था। शादी की तैयारियां की जाए। ये आदेश सुनते ही पूरे लैंड एम्पायर में जैसे रकम समझ गया था। किंग लैन वांग जी की शादी ये आम बात नहीं थी। पूरा एम्पायर में जगह जगह ये सूचना दी जा चुकी थी। हर क्लैन में ट्रोल्स भेजे जा रहे थे और लोगों को
इस शादी के लिए आमंत्रित किया जा रहा था। और जहाँ जहाँ स्क्रोल्स गए थे वहाँ हर एक पर्सन की यही सवाल था कि आखिर क्वीन है कौन, क्योंकि किंग लैन वांगजी की क्वीन ऐसे ही कोई भी नहीं बन सकता, कोई आम ओमेगा तो बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत बड़ी बात थी। अचानक से किंग लैन वांगजी की शादी सबको हिला देने के लिए ही काफ़ी था, क्योंकि किंग लैन वांगजी को संभालना मुश्किल है ही नहीं, नामुमकिन है। उनके फेरोमोन से तो कोई बच नहीं पाता है, तो शादी, और वो भी कोई ओमेगा किंग लैन वांगजी से करेगा तो ज़रूर उस ओमेगा में कोई खास बात होगी। इसी बात को तो जानने के लिए सब क्लैन लीडर एक्साइटेड थे और ये जानना चाहते थे कि आखिरकार क्वीन है कौन। क्या किंग लैन वांगजी को उनके मेट मिल गए, पर इतने सालों में नहीं मिले तो अचानक से कैसे मिले, या कोई और है जो उनका मेट बनने वाला है? किस क्लैन का है वो ओमेगा, आखिर है कौन? जहाँ कुछ लोग इस शादी के लिए खुश थे, तो वहीं यहाँ कुछ लोग शादी के लिए नाराज थे। वो खुश नहीं थे क्योंकि ये लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र है, और राजतंत्र में हमेशा ही षड्यंत्र रचे जाते हैं। कोई भी बात हमेशा सीधी नहीं होती, उसके पीछे ज़रूर कोई राज होता है, और ये सभी क्लैन के लीडर्स जानते थे। और यहाँ स्क्रोल तो मैरिलीन के लीडर के पास भी आया था, जो पढ़ते ही मैरिलीन के लीडर ने उस गार्ड को, जिसने उस स्क्रोल को रिसीव किया था और एडम के पास लेकर आया था, उस गार्ड की गर्दन को अपनी तलवार से काट दिया था, और वो गार्ड तुरंत ज़मीन पर गिर पड़ा और उसका खून पूरे फर्श पर फैल गया था, और उस स्क्रोल पर उसके खून के छींटे पड़े हुए थे। वो स्क्रोल खून से नहा चुका था। उस खून भरे हुए उस स्क्रोल को डेवीना ने अपने हाथों से उठाया और उस स्क्रोल को पढ़ते हुए कहा, आमंत्रण है किंग एडम, आपको बुलाया गया है। किंग लैन वांगजी और उनकी क्वीन की वेडिंग पे। एडम ने गुस्से में अपनी तलवार को फेंकते हुए कहा, वो लैन वांगजी, उसने सॉर्सरर को बचा लिया और उससे शादी करने जा रहा है। ये मैं होने नहीं दूंगा। लैन वांगजी का ओमेगा तो मरेगा, और वो भी मेरे ही हाथों मरेगा। उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मरेगा तभी लैन वांगजी की सांसें निकलेंगी। ड्रैगन्स लैन वांगजी, तुमने अपनी कमजोरी अपने पास रखी है। सेफन, जैसे ही एडम ने ये कहा, सेफन ने कहा वहाँ विजिबल होते हुए, जी महाराज। सेफन से एडम ने कहा, तुम जानते हो सेफन, तुम्हें करना क्या है? पूरी ताकत लगा दो, लैंड क्लैन के अंदर तुम्हें घुसना ही होगा। सेफन ने कहा, जी महाराज, इस बार बाजी हमारे हाथ में है, मैं आपको नाराज़ नहीं करूँगा। वैसे भी इस बार हमें पता है ड्रैगन्स मीट है कहाँ। ये कहकर इवान ने एक क्रीपी स्माइल की। एडम ने कहा, लॉरेन, तुमने खुद को मारकर अपनी मौत साया की है, पर फिक्र मत करो लॉरेन, तुम्हारी बेटी की जलने से पहले ना मैं तुम्हारे सामने उसे ज़रूर लाऊंगा। वो देखेगा अपने माँ को अपने आँखों के सामने बेजान। यहाँ डेवीना एडम को गुस्से में तिलमिलाते हुए देख रही थी। उसके फेस पर एक स्मिक था। एडम, तुम उस सॉर्सरर को मारो और राज मैं करूँगी। कहते हैं ना, राजतंत्र में कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जो तुमने किया। यहाँ शेफन भी किंग एडम को देख रहा था। उसके हाथों में एक तलवार थी, और ये वही तलवार थी जिस तलवार से इवान ने जियांग चेंग को मारा था। और यहाँ पूरे एम्पायर को सजाया जा रहा था किसी दुल्हन की तरह, जैसे कि कोई फेस्टिवल हो जिसके लिए पूरी जनता बहुत खुश थी। महलों को सजाने की तैयारी की जा रही थी। बस एक आदेश सही, क्योंकि वक्त बहुत कम है और पूरे एम्पायर को जो सजाना है। ये वेडिंग
कल्टीवेशन वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन शादी होनी चाहिए, ऐसी शादी जो आज तक किसी ने कभी भी ना देखी ना सुनी। इस शादी की इतनी ठाठ होनी चाहिए ना कि आने वाले 7 पुश्ते याद रखे कि लैंडटैन में एक शादी हुई थी जो किंग लैन वांगजी की थी, और इस शादी की पूरी कार्यभार, इस शादी की पूरी जिम्मेदारी रॉयल एडवाइज़र लैन कुरान के ऊपर थी। वही तो चाहते थे इस शादी आज तक की सबसे बेस्ट शादी हो, वही चाहते थे क्योंकि ये किंग की शादी है, रॉयल्टी तो झलकनी चाहिए। सब बहुत खुश थे, सबके चेहरे किसी फूल की तरह खिले हुए थे और जनता को भी आमंत्रण किया गया था उनकी क्वीन और किंग की शादी के लिए। वो सभी अपने किंग की शादी लाइव देखेंगे अपने आँखों के सामने, अपने क्वीन और किंग को एक होता हुआ, एक रिश्ते में बनता हुआ वो सब एक साथ दिखेंगे। और सोने की मुद्राएं हर एक पर्सन को दी जाएगी, ये किंग का आदेश था। शाही भोज का आयोजन किया गया था और हर एक पर्सन, चाहे वो कितने भी निचले दर्जे का क्यों ना हो, हर एक पर्सन इस शादी में किसी रॉयल गेस्ट की तरह इनवाइटेड था। उनके घर तक पत्र गए थे इस शादी में आने के लिए। उनकी तो आंखें चमक गई थी उस पत्र को देखकर, क्योंकि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। किंग लैन वांगजी की जो शादी थी सभी एक जैसे देखे जा रहे थे, कोई अमीर कोई गरीब नहीं, सबके पास एक जैसे पत्र गए थे और सभी इस शादी के लिए खुश थे। सभी लोगों ने तो अपने कपड़े भी सोच रहे थे कि वो क्या पहन के जाएंगे, सबकी खुशी ही इतनी झलक रही थी, वो सबको यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे किंग की शादी होने वाली है। वो अपने क्वीन को देखने के लिए सब बहुत उत्सुक थे, क्यूरियस थे कि आखिरकार क्वीन दिखती कैसी है। पर यहाँ रॉयल पैलेस जिंगशी में लैन एम्पायर की होने वाली क्वीन उस कमरे के बीचों बीच खड़ी हुई है किसी पुतले की तरह। उनके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशंस नजर नहीं आ रहे। लैन कुरान और लैन सिचैन के यहाँ से जाने के बाद रॉयल गार्ड निमिंजे किंग लैन वांगजी से कोई अर्जेंट बात करना चाहते थे, शायद वो कोई मैसेज था, इसलिए किंग लैन वांगजी वहाँ से चले गए थे उस कमरे से बिना विंग को कुछ कहे। असल में बात ये थी कि निमिंजे को पता चला था कि लैन क्लैन के बॉर्डर के अंदर ब्लैक स्पिरिट और कुछ वैम्पायर्स अंदर घुस गए हैं और वो लोगों को मार रहा है और वो बहुत तेजी से रॉयल पैलेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सुनकर किंग लैन वांगजी बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि वो जानते हैं उनका निशाना शायद उनकी क्वीन पर है। इसीलिए किंग लैन वांगजी अपने रॉयल पैलेस जिंगशी से बाहर चले गए और रॉयल पैलेस जिंगशी के गार्डन के बीचों बीच वो खड़े हुए। उन्होंने पूरी अपनी स्पिरिचुअल पावर लगाकर एक मंत्र को चैंट किया। हालांकि वो कोई सॉर्सरर नहीं है और ना ही वो कोई मैजिक कर सकते हैं, पर उन्होंने लैन क्लैन के सबसे एशियंट अबेंडेड स्पेल को पढ़ा था जो लोगों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ये सिर्फ लैन क्लैन के रॉयल सदस्य ही इस स्पेल को पढ़ सकते हैं और कोई भी नहीं। इसलिए उन्होंने उस स्पेल को पढ़ा और उस स्पेल के करते ही पूरे रॉयल पैलेस जिंगशी में और जितने भी रॉयल पैलेस हैं लैंस के, उन सभी पर सुरक्षा कवच तुरंत बन चुका था। इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। असल में लैंस का जो रॉयल पैलेस है वो बहुत बड़ा है। ये पैलेसेस इतने हिस्सों में फैले हुए हैं ना कि कोई अनजान आदमी इस पैलेस में अगर आए तो वो आसानी से गुम जाएगा और दोबारा निकलने में उसे काफ़ी वक्त लग जाएगा और एक बार में पूरे रॉयल पैलेसेस को देखना मुश्किल है, क्योंकि लैंस कितनी ठाठी थी। लैंस जो है वो अभी के किंग नहीं बने हैं, वो पुश्तों से चले आ रहे हैं किंग बनते हुए। ये सभी पैलेस उनके एंसेस्टर्स के हैं। यहाँ किंग लैन वांगजी की बस जिंगशी ही नहीं है, लैन कुरान का अलग से एक पैलेस है, लैन सिचैन का अलग से है और किंग लैन वांगजी के मदर और फादर की अलग से एक पैलेस है जो कुछ दूर पर है। सबसे दूर पैलेस जो है वो किंग लैन वांगजी की जिंगशी है। इसी वजह से वहाँ आने में लैन कुरान को हमेशा ही वक्त लग जाता है। इन सब पैलेसेस के अलावा बहुत सारी और भी पैलेसेस हैं जो लैंस की हैं, जिनकी कोई गिनती ही नहीं किया जा सकती है। पर ये सब जो पैलेस हैं एक बड़ी सी दीवार के अंदर आती हैं, जिसमें अंदर आने का रास्ता बस एक है और वहाँ पर सैकड़ों गार्ड होते हैं जो उन्हीं लोगों को अंदर आने देते हैं जिनके पास पास होता है, या कह लो वो जेट टोकन होता है।
ये दीवार बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई है क्योंकि सुरक्षा जो करनी है किंग की। इस दरवाजे के अंदर लैंड के रॉयल रोग रहते हैं और इस दरवाजे के दूसरे पार आम जनता रहती है। माना कि किंग लैन वांगजी ने उस एशियन स्पेल से एक सुरक्षा कवच तैयार कर लिया था, पर उनका क्या, जो लैंड में पहले से ही स्पाई घुस चुके हैं। किंग लैन वांगजी जब वो स्पेल पढ़ने के बाद अपने कक्ष की तरफ आए तो उन्होंने उस दरवाजे पर वेंचिंग और निमिंजे सॉन्गलैंड को देखा। उन तीनों ने ही महाराज को बो किया और महाराज किंग लैन वांगजी उन्हें नोट कर कर अंदर अपने कक्ष में चले गए। कक्ष में जाते ही उन्हें हर बार की तरह अपने ओमेगा के वो फेरोमोन्स फील हुए, पर आज इन फेरोमोन्स में कुछ अलग था। किंग लैन वांगजी जब अपने कक्ष के अंदर गए तो उन्होंने उस कमरे के बीचों बीच अपने ओमेगा को देखा, जो किसी पत्थर की मूर्ति की तरह बिना अपनी पलकें झपकाए बस वहाँ खड़ा था। ये देखकर किंग लैन वांगजी थोड़े घबरा से गए थे। वो विंग के पास गए, उन्होंने कहा विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सामने की तरफ देखे जा रहा था। न जाने क्या विंग सोच रहा था। किंग लैन वांगजी समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा विंग ने नहीं सुना। किंग लैन वांगजी ने विंग को हिलाते हुए कहा विंग ने कहा हाँ। किंग लैन वांगजी ने कहा विंग कि तुम ठीक हो। विंग ने बस एक ही शब्द कहा शादी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में द ड्रैगन्स मेट के एक और पार्ट के साथ। कमेंट्स करके बताइएगा कि आज का पार्ट आप सभी को कैसा लगा। अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा और स्टोरी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।